गुड इवनिंग यू ऑल। सारे लोग आ गए हैं। सो कहां थे हम लोग? साउंड कर रहे थे ना। व्हाट इज द लास्ट टॉपिक? सॉरी, noise pollution we had done. Okay. Next, what is an echo? What is echo? Calculation of minimum distance to hear an echo, thereafter reverberation, thereafter steps to reduce reverberation, audible sound, infrasonic sound, also known as infrasound, and ultrasonic sound, also known as ultrasound. Write it down. Yes, sir. Everyone? Okay, okay. Have you all written? Yes, sir. Yes, sir. Write the last topic, which is very important. Applications of ultrasound. अब इसी से रिलेटेड आपका इको कार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनर, इको लोकेशन, वो सब आएगा। आज के लिए हमारा इतना ही है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर ह्यूमन ईयर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे। लिख लिए? सो फर्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर टुडे एको। आप ऐसा कई बार सुने होंगे कि आवाज एकोड हो रहा है, या एको माइक आप देखे होंगे कई बार। जैसे आपका नॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो हो, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, आप बोलते हैं ओम, तो आवाज गूंजता है ओम ओम, या कहीं पे आप चिल्लाते हैं तो ऐसा होता है। क्यों होता है, कब होता है, वो तो अभी डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल एको का मतलब वही गूंज होता है, प्रतिध्वनि जिसे हम लोग कहते हैं। ये एक्चुअली रिपीटेशन ऑफ साउंड है। ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो साउंड का रिपीटेशन होता है, उसी को आप एको कहते हैं। जैसे मैं यहां से बोलूं हेलो, आप सुन रहे हेलो। अगर मैं बोलूं हेलो और आपको सुनाई दे हेलो हेलो हेलो, दैट इज व्हाट, दैट इज रिपीटेशन ऑफ साउंड। और ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से। एक्चुअली आवाज गूंजते हुए आपको सुनाई क्यों देता है? एक तो 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, जो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, रिफ्लेक्टर होना चाहिए। रिफ्लेक्टर से आवाज टकराता है और तब गूंजता है। यही चीजें तो टेम्पल्स में होती है, मंदिर में, स्पेशली शंकर जी का मंदिर जो काफी ऊंचाई पर होता है और दीवारें नजदीक होती हैं, तो आप जब कुछ बोलते हैं तो वो टकरा के वापस आता है। तो एक आपका ओरिजिनल साउंड आया हेलो, दूसरा टकराया हुआ साउंड आया थोड़ी देर के बाद हेलो हेलो हेलो।
बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो चीजें वही हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं। मैंने आपको फिजिक्स के पहले क्लास में बोला था कि फिजिक्स में आपको अच्छा करना है या फिजिक्स को एंजॉय करना है तो आप आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, आपको समझ में आएगा। एक नया बच्चा आ गया अभिनव। आपको समझ में आएगा कि आसपास जो चीजें हो रही हैं वो कुछ ना कुछ लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है। अब जैसे दिवाली आ रहा है ना, अभी आप अपने घर में बेडरूम में या ड्राइंग रूम में कुछ बोलते हैं तो चीजें नॉर्मल होती हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं वैसे ही होंगी। मतलब आप बात कर रहे हैं सब ओके, सब कुछ नॉर्मल साउंड होगा। लेकिन दिवाली के टाइम में जब आप घर भर साफ कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं उसी रूम में आपका आवाज गूंजता है। नोटिस और नॉट? तो रूम वही है, साउंड भी वही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आप ही का आवाज गूंजने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूम का सामान, बेड और चीजें आप बाहर कर चुके होते हैं। तो एब्जॉर्बर ऑफ साउंड अगर नहीं रहेगा तो आवाज इको होगा। फिलहाल उसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में आज ही। फिलहाल रिपीटेशन ऑफ साउंड जो होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एको। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड का जो रिपीटेशन होता है उसे हम लोग एको कहते हैं। अगर हम लोग एयर में बात करें कि साउंड सुनना है, साउंड सुनना है मतलब यहां फिलहाल बात करें हम लोग एको सुनना है, तो एको अगर आप सुनना चाहते हैं और एयर, क्योंकि मीडियम से चेंज होंगी चीजें, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। उसके पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि साउंड हमारे कान में कितने देर तक रहता है, इसको हम लोग परसिस्टेंस ऑफ साउंड कहते हैं। जैसे मैं बोलूं हेलो, मैं हेलो बोल के भाग गया, फिर भी हेलो जो है वो कितने देर तक आपके कान में रहेगा, इसे हम लोग परसिस्टेंस ऑफ साउंड कहते हैं। हालांकि ये 1/10 सेकंड बहुत कम है ना, 1 सेकंड हम लोग मतलब इमेजिन नहीं कर पाते हैं, बहुत कम टाइम होता है। 1 सेकंड का भी 10वां भाग, तो मतलब एक साउंड के बाद अगर आप दूसरा साउंड सुनना चाहते हैं तो उनके बीच का गैप कितने का होना चाहिए, 1/10 सेकंड का होना चाहिए, तभी आप सुन पाएंगे। अदरवाइज आवाज जो होगा वो ओवरलैप कर जाएंगी। तो 1/10 सेकंड तक तो एक ओरिजिनल साउंड, मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम लोग ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि आप एक आवाज जो प्रोड्यूस करते हैं वो वाला सुनाई दे, मतलब ओरिजिनल साउंड, और दूसरा वो वाला सुनाई दे जो इकोड हो। तो एक तो ओरिजिनल आप सुनेंगे हेलो और उसके बाद इकोड आएगा हेलो, दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड। तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अभी मैं लिखूंगा, आप सिर्फ समझेंगे, फिर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, अभी हम लोग बात करने वाले हैं एयर में, तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, वेरी गुड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, और टाइम कितना है, 1/10 सेकेंड। तो यहां पे स्पीड आप डालेंगे, स्पीड आप डाल दिए 344, टाइम डाल दिए 1/10, ठीक है। अब ये 1/10 ऊपर चला जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं हेलो, तो आवाज कितना दूर पे रिफ्लेक्टर को रखा जाए कि आवाज टकरा के एकोड होके आ जाए हेलो। मतलब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टर। तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि दीवार से टकरा के आएगा, या दरवाजा से टकरा के आएगा, या फ्रिज से टकरा के आ जाएगा, या अलमीरा से टकरा के आएगा। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि सर हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टर के बीच का। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच का तो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, लेकिन साउंड जो ये सोर्स प्रोड्यूस करेगा, चाहे कोई हो, मोबाइल हो या कोई पर्सन हो या कुछ और, तो ये साउंड जो होगा ये रिफ्लेक्टर से टकराएगा और टकरा के वापस आएगा, तभी तो सुनाई देगा ना। मतलब एक डिस्टेंस जाने का और एक डिस्टेंस आने का, इस वजह से यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2D क्यों हुआ, समझ में आया, D + D,
जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और बगल में दीवार है, मैं चाहता हूं कि उस दीवार से आवाज टकरा के आए, एकोड हो, दैट इज आवर कैलकुलेशन। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको। तो मैं बोल रहा हूं, दीवार से वो टकरा रहा है और टकरा के वापस आ रहा है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूं और दीवार से टकरा रहा है, तो एक तो साउंड जाने का डी क्या है मेरे को नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करना, हमें डी ही तो निकालना है एक्चुअली। तो डी क्या है हमें नहीं पता, हमें यह पता है कि एक डिस्टेंस पर रिफ्लेक्टर रखा हुआ है, तो उस डिस्टेंस को डी मान लिए। तो साउंड जाने का डी डिस्टेंस और लौट के आने का डी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2D हो गया। अब क्या होगा कि d इज इक्वल टू आप लिखेंगे 344 और ये आपके इधर डिवाइड कर जाएगा 20, ये 10 टाइम्स और ये 172 और फाइनल तौर पे आपके पास आ गया d इज इक्वल टू 17.2 मीटर। यही वो डिस्टेंस है जिससे आप मिनिमम, ये डिस्टेंस है जिस पर एको सुनाई देगा। मतलब एयर में मिनिमम अगर सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टर के बीच 17.2 मीटर का डिस्टेंस हो तो आप एको सुन सकते हैं, दैट इज मिनिमम। प्लीज रिमेंबर, मैंने यहां पर स्पीड ऑफ साउंड एयर का लिया है, अगर पानी का लेना होगा तो फिर यहां पर क्या स्पीड लेंगे हम लोग? 1500, और अगर स्टील का लेना हो तो 5130, और वैल्यू भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो एयर का कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल हमारा ऑब्जर्वेशन एयर में होता है। इसको राइट कर जाइए, मैं भी फिर से इसको समझाऊंगा। लिख लिए सारे लोग? चलिए, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था आज का कि एको क्या है। हम लोग डिस्कस किए कि एको है रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आवाज बार बार रिफ्लेक्ट होता है कुछ सर्टेन कंडीशन में, तो हमें वो एकोड होके सुनाई देता है। इस कंडीशन को हम लोग एको कहते हैं। अब एको सुनने के लिए मिनिमम क्या डिस्टेंस होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना था, और हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एयर में। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया वही वाला जो हम ऑलरेडी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहां पर स्पीड जो हमने लिया वो एयर में लिया 20 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकंड। देखो ये डिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं, किस बुक में आपको 17 मीटर भी मिल सकता है। अगर कोई 340 मीटर पर सेकंड स्पीड ले ले तो वो 17 होगा। पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अलग अलग टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होता है, अलग अलग ह्यूमिडिटी पर स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होता है, और मीडियम पर तो डेफिनेटली अलग अलग होगा ही। तो ये स्पीड ऑफ साउंड एयर में हम लोग ले रहे हैं 344 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमने लिया परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड क्या है कि जब कभी हम लोग, हमारा ईयर का जो फंक्शनिंग है, जब भी कोई साउंड हम लोग सुनते हैं तो वो साउंड खत्म होने के बाद भी 1/10 सेकंड तक वो अपीयर होता है हमारे कान पर, इसे हम लोग परसिस्टेंस ऑफ साउंड कहते हैं, और ये टाइम 1/10 सेकंड का है। तो यही टाइम हम क्यों लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि एक जो ओरिजिनल साउंड हम सुनेंगे, कोई भी साउंड एकोड हो रहा है तो वो ओरिजिनल साउंड, जैसे कोई बोला हाय, तो हाय एक तो आपका ओरिजिनल वाला हो गया, और दूसरा जो टकरा के वापस लौट के आएगा रिफ्लेक्टेड साउंड, एकोड साउंड, तो वो एकोड आएगा तो आप सुन तो तभी पाएंगे उस डिफरेंट साउंड को जब मिनिमम गैप 1/10 सेकंड का हो। मिनिमम डिस्टेंस ही हमें कैलकुलेट करना है। तो 344 ये ले लिया गया। यहाँ पे डिस्टेंस अब डी की जगह हम लोग 2D लिए। नॉर्मली जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप डिस्टेंस डी लेते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग डिस्टेंस 2D लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डिस्टेंस लिया गया है, सपोज किया जाए ये एक सोर्स ऑफ साउंड है जहां साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, या सपोज किया जाए कोई इंसान ही है और दूसरा एक रिफ्लेक्टर है, और इन्हीं के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां वाले केस में तो एक डी हो गया जो जाने का है और दूसरा डी है जो आने का, तो टोटल डी हो गया 2D, इसलिए हमने 2D लिया और कैलकुलेट किया तो यह आ गया। फिर से बताना है, क्लियर है? तो मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए एको सुनने के लिए। अब हम आते हैं उस चीज पर जो हम डिस्कस कर रहे थे आपसे कि क्यों हमारे रूम में ऐसे नॉर्मल ढंग से हमें नॉर्मल साउंड सुनाई देते हैं, लेकिन जब रूम हम लोग खाली कर देते हैं तो वो एकोड होने लगता है। देखो 17.2 मीटर तो डिस्टेंस होता ही होता है। और भी क्या चीजें हैं ना कि हम लोग, जैसे अभी आप एकोड इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि लास्ट डे मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि दो चीजें हैं, एक होते हैं एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड और दूसरे होते हैं रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड।
तो एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड जो हैं वो वैसे मटेरियल है जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, जितने भी पोरस मटेरियल्स हैं, वो सब साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। और रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड जो साउंड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने पूरा कंप्लीट टॉपिक भी कवर किया था। तो जितने भी हार्ड कंक्रीट मटेरियल्स हैं, वॉल्स हो गए, डोर्स हो गए, फिर मेटल्स हो गए, फिर ब्रिक्स हो गए, ये सब वो मटेरियल्स हैं जो साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन अभी हमारे आसपास बहुत सारे एब्जॉर्बर्स भी हैं, इस वजह से वो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और इको तो तभी सुनाई देगा जब साउंड ज्यादा रिफ्लेक्ट हो। अब नॉर्मल मैं एग्जांपल कर रहा हूं आपके ड्राइंग रूम का। ड्राइंग रूम जब तक अभी नॉर्मल स्टेट में है, वहां पे सोफा रखा हुआ है, सोफा का कवर एब्जॉर्बर है कि रिफ्लेक्टर है? कर्टेन लगा हुआ है, कर्टेन क्या है? बेडशीट लगा हुआ है, बेडशीट क्या है? हम लोग जो पहने हुए हैं कपड़ा, ये क्या है? तो इतने सारे एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड होते हैं कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं, तो एको का कंडीशन नहीं क्रिएट हो पाता है। अब नॉर्मल जब आप घर साफ करते हैं तो आप बेड बाहर कर देते हैं, पर्दा हटा देते हैं, सॉरी, उसके बाद आपका कारपेट लगा होता है, वो कारपेट आप हटा देते हैं, सोफा कवर आप हटा देते हैं। तो इतना सारा सब कुछ जब आप हटा दिए तो अब रूम में सिर्फ आप बचे और दीवार बचा जो कि रिफ्लेक्टर है। इस वजह से एको होने लगता है। समझ में आ रही है चीजें? अब क्या है कि बड़े बड़े जो कंसर्ट हॉल्स होते हैं, जहां पे प्रोग्राम होता है, जहां पे स्पीकर्स को लोग सुनते हैं, वहां पे एको की वजह से हिंड्रेंस क्रिएट होता है। मतलब सपोज कीजिए बड़ा सा हॉल है और उस बड़ा सा हॉल में अगर कोई स्पीकर आए और वो बोलना शुरू किए कि देखिए आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंट रहें, आप पॉजिटिव रहें, और उसके बाद उन्हीं की आवाज रिपीट हो रहा है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कॉन्फिडेंट रहे और आप पॉजिटिव रहें, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कॉन्फिडेंट रहे और आप पॉजिटिव रहे। तब तक तो वो कुछ और बोल चुके हैं, हार्ड वर्क करना जरूरी है, और आप इधर आवाज क्या होगा, क्लैश करेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर रेगुलर बेसिस पर कोई लंबे टाइम तक बोल रहा है और लंबे टाइम तक वो आवाज एक्वर्ड हो, तो लिसनर्स जो होंगे उनके लिए कंफर्टेबल का कंडीशन होगा या ऑकवर्ड हो जाएगा, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा सुनने में। और ये प्रॉब्लम आता है बड़े बड़े हॉल्स में। इसी कंडीशन को आप कहते हैं रिवर्बरेशन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, एको के साउंड की वजह से जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है बड़े बड़े कंसर्ट हॉल्स में, उसे रिवर्बरेशन कहते हैं। तो फिर आप कहेंगे सर लेकिन हम तो गए कंसर्ट हॉल में तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, आप कैसे बता रहे हैं? एक्चुअली जब आप गए कंसर्ट हॉल्स में तो रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने का स्टेप लिया जा चुका था। हम लोग रिवर्बरेशन को रिड्यूस करते हैं कैसे? कारपेट बिछा के। आप देखते हैं बड़े बड़े कंसर्ट हॉल में कारपेट बिछा होता है, और कारपेट जो है वो क्या है? एब्जॉर्बर। कर्टेन्स लगा के आप देखिएगा जितने भी उसके डोर्स होंगे, विंडोज होंगे, सब जगह कर्टेन लगा रहता है। कर्टेन क्या कर लेता है? साउंड को। और क्या करते हैं हम लोग? क्या क्या क्या? हाँ वो तो एक है ही, वो तो है ही। और कुछ आप देखिएगा सोफा कवर लगा होता है और वो पूरा मटेरियल्स होता है। फिर एक जो है कि आप वैसा यूज कर रहे हैं, अलग अलग आप कहें कि मेथड्स यूज कर रहे हैं साउंड को एको से बचाने के लिए। अब आप चाहे वो मतलब साउंड बोर्ड यूज करें या जो भी यूज करें, या कॉनकेव शेप आप लगा दें, मतलब सीलिंग कॉनकेव शेप का रखें, ये सारा काम। तो ये 4 तरीका है रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने का। और अगर ये चारों तरीका नहीं लिया जाए तो इसके चांसेस हैं कि रिवर्बरेशन का कंडीशन होगा। और ऐसा बड़े बड़े कंसर्ट हॉल्स में ही होता है। और हम लोग को ऐसा लगता है कि कर्टेन लगा है तो वो डेकोरेशन के लिए लगा हुआ है, कारपेट लगा है तो वो खूबसूरती के लिए लगा हुआ है। वो एक वजह है, लेकिन साइंटिफिक वजह ये है कि वो पोरस मटेरियल है और वो लगाया इसीलिए गया था कि रिवर्बरेशन को रिड्यूस किया जा सके। तो रिवर्बरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? द हिंड्रेंस
caused due to echo in big concert halls is called reverberation. तो echo की वजह से या मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से बड़े कंसर्ट हॉल्स में साउंड सुनने में प्रॉब्लम होता है, इसे हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं. रिवर्बरेशन रिड्यूस करने का तरीका है कारपेट्स यूज करें, कर्टेन्स यूज करें, सोफा कवर यूज करें, साउंड बोर्ड यूज करें, या फिर आप जो सीलिंग है उसका शेप कॉनकेव लगा दें. इज दैट क्लियर? हमारे देखने की कैपेसिटी फिक्स होती है. हम लोग 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक देख पाते हैं, ये हमारे आंख का कैपेसिटी है. उसी तरीके से हमारे सुनने की कैपेसिटी होता है और इसे हम लोग रेंज ऑफ हियरिंग कहते हैं. रेंज ऑफ हियरिंग कहते हैं. और जो रेंज ऑफ हियरिंग है हमारे सुनने की वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है. इसी को हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं. मतलब अच्छा, हर्ट्ज किसका ऐसे यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का. द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज ऑडिबल टू अस एंड नोन एज ऑडिबल साउंड. ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड हम लोग सुन पा रहे हैं, इस साउंड को हम लोग कहेंगे ऑडिबल साउंड. और यही है हमारे लिए रेंज ऑफ हियरिंग. लेकिन ये हमारे लिए है, ह्यूमन बीइंग के लिए है. ऐसा नहीं कि साउंड इतना ही होता है. साउंड 20 हर्ट्ज से कम भी होता है. और वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो उसे हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं. और इसी को नॉर्मली हम लोग कह देते हैं इंफ्रासाउंड. ठीक है. और वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज हो उसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या नॉर्मली अल्ट्रासाउंड. मोर देन होना चाहिए. ये अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड एक ही चीज है, और इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड एक ही चीज है. तो क्या है ना कि कुछ एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड भी सुनते हैं, कुछ हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुनते हैं. जैसे वेल्स हो गए, बैट्स हो गए, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड सुनते हैं, डॉग्स. तो हमारा जो हियरिंग का रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है. आप याद करो डे 1 जब हम लोग साउंड शुरू किए थे, मैंने आपको बताया था कि साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कॉलिजन. ये आवाज आपको सुनाई दे रहा है? क्यों सुनाई दे रहा है बच्चा? क्योंकि मेरे हाथ और इस बॉडी के बीच कॉलिजन हो रहा है. कॉलिजन हो रहा है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है, और पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है. अब फिर से नोटिस करना, ये आवाज आप सुन रहे हैं ना? अब सुनाई दे रहा है कुछ आपको? तो क्या अभी कॉलिजन नहीं हो रहा है क्या? गलती से भी ये मत कह दीजिएगा. जैसे मैं बोलूं ऐसे, ये साउंड आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर मैंने इसको टकराया और आपको साउंड नहीं सुनाई दिया, इनफैक्ट मुझे भी नहीं सुनाई दिया, तो ऐसा नहीं है कि यहां पे प्रोडक्शन ऑफ साउंड नहीं हो रहा है. पार्टिकल अगर टकराएंगे तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड होगा, लेकिन वो साउंड जो है उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, यानी वो इंफ्रा साउंड है या फिर इंफ्रा साउंड है जिसे हम नहीं सुन पा रहे हैं. जैसे आपको बताया गया होगा कि अर्थक्वेक के टाइम पे इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस होता है. कुछ जानवर को पता चल जाता है, वो भागना शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है. अर्थक्वेक आता है तब हम लोग छत पर से उतरना शुरू करते हैं और मैदान में जाकर खड़ा होते हैं. तो मतलब यह है कि जहां पे भी कोलिजन होगा, जहां पे भी पार्टिकल्स टकराएंगे, उसे हम लोग कहते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है. लेकिन सुनाई तभी देगा हमें जब उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो. इसी को हम लोग रेंज ऑफ हियरिंग कहते हैं, और इस साउंड को हम लोग ऑडिबल कहते हैं. एक और नॉर्मल ऑब्जर्वेशन नोटिस करो आप. कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में जो एकदम छोटा बच्चा होता है, जो रोना जानता है और कुछ नहीं, और उसका घर में बहुत इज्जत होता है, वो अगर रोने लगा तो पूरे घर के सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है.
लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्यों रो रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, वो बहुत छोटा बच्चा है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटा बच्चा है, मतलब एकदम 1 साल का बच्चा है, कभी कभी क्या होता है कि एकदम मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है और तेज तेज चिल्लाना शुरू किया, तेज तेज रोना शुरू किया, घर के सारे लोग जमा हो गए, ठीक है, क्या हुआ, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, कोई बोलेगा भूख लगा होगा, तो पता चलेगा कि नहीं अभी तुरंत तो दूध पिए थे, अभी तुरंत तो पानी दिए थे। तो फिर जो घर की सबसे एल्डर लेडी होती है हमारी दादी माँ, वो बोलती है डर गया होगा। ऐसा आपने नोटिस किया है? और सब लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हाँ बच्चा डर गया होगा। लेकिन अगर हम सवाल करें कि क्यों डरा होगा और ऐसा क्या चीज से वो डरा जिससे हम लोग नहीं डर सके, तो कि दादी माँ ये फिजिक्स पढ़ी हुई है और बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, हमसे ज्यादा जानती है वो। उन्हें ये बात पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 25,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं। जो 5 साल से कम का बच्चा है वो 25,000 हर्ट्ज का बात सुन सकता है, लोग नहीं सुन सकते। हम जब छोटे बच्चे थे तो सुन पाते थे, धीरे 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 हमारा कम होते जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई ऐसा साउंड प्रोड्यूस हुआ हो जो अल्ट्रासाउंड हो, जो उस बच्चे को सुनाई दिया है, हमें सुनाई नहीं दिया है। तो बच्चा सुना, बच्चा डर गया, हम लोग सुन ही नहीं पाए तो हम डरे, या हमें पता ही नहीं चला कोई साउंड। दैट इज पॉसिबिलिटी, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन यह सच है कि छोटे बच्चे ज्यादा सुनते हैं। छोटे बच्चे 20 हर्ट्ज से लेके 25,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं, कि हम लोग जो ये जो है एक एवरेज वैल्यू है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। क्लियर है यहां तक? हम लोग ये सीख रहे हैं कि हमारे सुनने की एक लिमिटेशन है, एक कैपेसिटी, और ये कैपेसिटी हम लोग फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे यूनिट? हर्ट्ज होता है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग तभी साउंड को सुन पाएंगे जब उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच हो। मतलब द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज एंड लेस देन 20,000 हर्ट्ज। और इसी को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ हियरिंग, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड। लेकिन ये तो हमारे लिए है, ह्यूमंस के लिए। एनिमल का अलग होता है, हर एक जानवर का अलग अलग होता है। तो कुछ ऐसे साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी, मतलब वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, उसे हम लोग कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। और वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड। तो डिफाइन क्या करेंगे आप? पहले आपका था ऑडिबल साउंड, तो ऑडिबल साउंड को आप डिफाइन कर दिए, द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी more than 20 hertz and less than 20,000 hertz, which is audible to us, is known as audible sound, and it is also known as range of hearing. The sound having frequency less than 20 hertz is called infrasonic sound, or normally infrasound, and the sound having frequency more than 20,000 hertz is called ultrasonic sound or ultrasound. अब ultrasound को हम लोग कई जगह पर यूज करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका यूज किया जाता है। जैसे पहला तो यूज यही है कि आप किसी फ्लॉक को डिटेक्ट करने में इसका यूज करते हैं। जैसे कोई मशीनरी पार्ट्स है आपका इंडस्ट्रीज में स्पेशली, और उसमें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड भेज के और उसका इमेज ऑब्टेन करते हैं अपने मॉनिटर पे, आप उस फ्लॉक को डिटेक्ट कर लेते हैं। पहला ये यूज है। दूसरा इसका यूज किया जाता है क्लीनिंग में। अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो एक बड़ा सा आपको क्या क्या है, एक सिलेंडर टाइप का मिलेगा और उसमें से पाइप निकला रहेगा, और उससे वो लोग सब कुछ साफ करते हैं, apparatus को साफ किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड चूंकि वो मतलब काफी एनर्जी के साथ निकलता है, तो जितना भी apparatus का धूल गर्दा जो भी डस्ट वस्ट होंगे इसमें, ऐसा टाइप का सपोज करिए कोई apparatus है, ठीक है, ऐसा। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री का भी विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा कि कई तरह के पाइप्स होते हैं, कई तरह के apparatus होते हैं। इसे साफ करना है, क्या फूंक के कीजिएगा? आप यहां से अल्ट्रासाउंड डालते हैं, यह आता है पूरा साफ सफाई करते हुए सारा डस्ट बाहर। तो यह अल्ट्रासाउंड का दूसरा यूज है। तीसरा, आप नोटिस किए होंगे कि अल्ट्रासाउंड का हम लोग अपने बॉडी का इंटरनल पार्ट्स का इमेज लेने के लिए यूज करते हैं। इसमें दो आ जाते हैं, एक होता है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी और दूसरा होता है इकोकार्डियोग्राफी। देखो, अगर कहीं पे भी वर्ड आ गया कार्डियो, तो इसका मतलब क्या है? रिलेटेड टू हार्ट।
अगर आप अल्ट्रासाउंड का यूज करते हुए हार्ट का फंक्शन या हार्ट का इमेज ऑब्टेन करते हैं अपने मॉनिटर पे, तो वो प्रोसेस कहला रहा है इकोकार्डियोग्राफी। और बाकी रेस्ट पार्ट हो गया आपका, गोल ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, इन सब का इमेज अगर आप अल्ट्रासाउंड का यूज करते हुए करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। सो अल्ट्रासोनोग्राफी इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन आवर इमेज ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट हार्ट by using ultrasound is ultrasonography, and echocardiography the process by which we obtain the image of our heart by using x-ray, by using ultrasound, by using ultrasound। तो ये आपका दो मेथड हो गया और इससे हम लोग इमेज, अच्छा क्यों करते हैं ऑब्टेन, फंक्शन देखने के लिए। सपोज किसी के हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, या हार्ट का फंक्शन, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, या हार्ट के शेप में कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग इमेज लेते हैं, फिर डॉक्टर्स देखते हैं, उस अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट आपको पता होगा हम लोग अनबॉर्न बेबी को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। लाइक मदर वॉम्ब में बेबी है और वो अनबॉर्न बेबी, उसका स्टेटस देखने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड भेजते हैं और उसका इमेज मॉनिटर पर ऑब्टेन कर लेते हैं और फिर हम देख पाते हैं कि वेदर द बेबी इज हेल्दी और नॉट, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसे वहीं पे हम लोग क्योर करते हैं। एक्चुअली है क्या ना कि पहले के टाइम में जब हमारे पास ये सब इतना साइंस डेवलप नहीं था, मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो कई बार ऐसा होता था ना कि बच्चा का जन्म हुआ और फिर पता चला बच्चा का हाथ प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है या दिमाग प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, तो फिर उसको क्योर करना काफी मुश्किल होता था। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा डॉक्टर्स रेगुलर बेसिस पर मदर्स को बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और देखते रहते हैं कि बेबी का कैसा डेवलपमेंट है। इन केस अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको मदर को ही वो मेडिसिन देके या इंजेक्शन देके उसे ठीक किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट है, मेडिकल साइंस का अचीवमेंट है कि हम लोग बच्चा को जन्म लेने से पहले बच्चा के डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, और ये किसके हेल्प से होता है, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। अब एक क्वेश्चन क्या है कि सर एक्सरे से भी तो हम लोग इमेज ही लेते हैं, जैसे हमारा हाथ टूट गया या पैर टूट गया तो हम एक्सरे कराते हैं और हमें पता चल जाता है कि कहां पे हुआ, वहीं प्लास्टर लगाते हैं। तो क्या मदर को एक्सरे भेज के इमेज लिया जा सकता है? आंसर है लिया तो जा सकता है, लेकिन एक्सरे एक तो कि बोन्स के लिए है बेसिकली, और दूसरी बात ये कि वो अनबॉर्न बेबी जो है वो अभी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है और वो अभी काफी नाजुक है, तो एक्सरे उसको हार्म कर सकता है। अल्ट्रासाउंड हार्मफुल नहीं है अनबॉर्न बेबी के लिए, जबकि एक्सरे जो है उसका पेनिट्रेटिंग पावर अल्ट्रासाउंड से ज्यादा है, तो वो हार्म कर सकता है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज का है, गामा तो हम लोग भी अपने पे डाले तो ये पेनिट्रेट करके निकल जाएगा। तो वैसे रेज जिनका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है उनसे बचना होता है। अब हम है तो हमारा एक्सरे जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अनबॉर्न बेबी बहुत नाजुक है, अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसे हार्म हो सकता है। इसीलिए हम लोग अनबॉर्न बेबी को देखने के लिए, अनबॉर्न बेबी की इमेज को ऑब्टेन करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। और भी एक यूज है जिसमें एक है आपका सोनर। कभी कभी आपके स्कूल एग्जाम में सोनर का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। सोनर स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक्चुअली हम लोग इसका यूज करते हैं सी वाटर में, या बोले कि वाटर बॉडी में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करने के लिए। हम लोग जैसे बहुत बड़ा सी है और सी में हमारा स्टीमर चल रहा है या बोट चल रहा है, तो अगर हमें लगा कि हमें पता चलता है कि इसके अंदर वेल है या कोई भी कुछ ऐसा डॉल्फिन है, तो सी के अंदर आप देखेंगे कैसे? तो क्या किया जाता है कि यहां से अल्ट्रासाउंड भेजा जाता है। यह अल्ट्रासाउंड आता है, टकरा के लौटता है और फिर इसे ऑब्टेन किया जाता है मॉनिटर पे इमेज को, और फिर पता लगाया जाता है कि यहाँ पर क्या है। और डिस्टेंस वही 2D वाला कॉन्सेप्ट है, डी जाने का और डी आने का, ठीक है। तो एक जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है और दूसरा रिसीवर होता है जो अल्ट्रासाउंड को कैच करता है, और इस तरीके से हम लोग इमेज बना के पता कर लेते हैं कि वहां पे कौन सा बॉडी है। कई बार हमारे फॉरेन कंट्री वाले या बोले हमारे दुश्मन देश जो है वो सबमरीन उमरीन लगा देते हैं, या फिर बोले कि हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव मटेरियल लगा देते हैं, तो उसे भी हम लोग सोनर से कैच कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग
फिर अपना काम। नेक्स्ट है आपका कि एक तरीका ये भी है, एक यूज ये भी है जिसे हम लोग कहते हैं इक्वल लोकेशन। इको का हेल्प लेते हुए लोकेट करना। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसी के हेल्प से वो पता करते हैं कि कहाँ पे उनका प्रे है या फिर कहाँ पे उनका कोई किलर है। जैसे बैट्स, चमगादड़ जो होता है वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है और वही अल्ट्रासाउंड जाता है, टकरा के आता है, फिर उसी, ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, फिर उससे वो क्या पता लगा लेता है कि उधर उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मतलब उधर कुछ वैसा चीज है जिसको वो खा सकता है या उधर कुछ वैसा चीज है जो उसको खा सकता है। तो बैट्स देखता नहीं है, बैट्स साउंड की हेल्प से ही लोकेट करता है और इस प्रोसेस को हम लोग इको लोकेशन करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जितना यूज आपको बताया है ये सब अल्ट्रासाउंड का तो यूज है ही है, इसको आप एको का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हर जगह साउंड टकरा के लौटता है। तो यही सारी चीजें थी हमारे आज की क्लास की और नेक्स्ट हम लोग आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। बिफोर दैट हम लोग देख लें कि आज हम लोग पढ़े क्या क्या है। फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का था कि क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट तो ये था कि एको क्या होता है, सेकेंड मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको, यहां पे ऐड कर लेना इन एयर क्योंकि वाटर में कुछ और हो जाएगा, इसको ऐड कर ही लो अपने कॉपी में। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको इन एयर। थर्ड टॉपिक का हमारा रेवर्बरेशन क्या है। फोर्थ था कि रेवर्बरेशन को रिड्यूस कैसे करेंगे। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, ऑडिबल साउंड क्या होता है। और लास्ट टॉपिक आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े ये हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या है अल्ट्रासाउंड का, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या पढ़े हैं आप। सो फर्स्ट तो ये है कि एको होगा क्या, आपको बताया गया रेपिटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एको। रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, साउंड टकरा के आना और फिर उसे ही आप रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बार बार अगर रिफ्लेक्शन होगा इसी को आप कहेंगे कि रिपीटेशन हो रहा है साउंड का। और इस पूरे चीज को कि गया साउंड गया, टकरा के आया, फिर आप उसे सुने, इसे आप एको कहते हैं। एको का कैलकुलेशन आप अपने कॉपी में लिख चुके हैं, बहुत ही आसान है। डिस्टेंस बाय टाइम को कैलकुलेट करना। दो चीज यहाँ ध्यान रखना है, पहला कि टाइम 1 सेकंड हम लोग लेते हैं तो क्यू लेते हैं और 2D क्यू लेते हैं। इसके बाद आपका आता है कि दो तरह के मटेरियल है, एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। तो एब्जॉर्बर्स होते हैं हमारे आसपास, इसलिए वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप एको नहीं सुन पाते हैं। अगर एब्जॉर्बर्स को हटा दिया जाए और मिनिमम 17.2 मीटर का डिस्टेंस हो तो एको सुनाई देगा। प्लीज याद रखिएगा, मैंने जो कैलकुलेट करके आपको बताया है वो एयर में बताया है। वाटर अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो वो 750/2 आ जाएगा। मतलब जो भी आप कैलकुलेट करके देख लेना, चूंकि अगर आप स्पीड ले रहे हो यहाँ पे तो 1500 होता है ना वाटर में, और यहाँ पे आप 2D ले हुए और ये 1/10 तो ये आ जाएगा आपका 75 मीटर। जहां पे आप एयर में निकाल लेते 17.2 मीटर एको सुनने के लिए, वाटर में कितना है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक मीडियम है, एक मटेरियल है, उसमें एको सुनना है, उसमें स्पीड इतना, कैलकुलेट कीजिए। तो 1/10 तो सेम ही होगा, बाकी आप कैलकुलेट करो। आगे है कि रेवर्बरेशन क्या होता है। रेवर्बरेशन हिंड्रेंस क्रिएट किया जाता है एको की वजह से। अगर किसी बिग कंसर्ट हॉल्स में तो उसे आप रेवर्बरेशन करते हैं। इसे रिड्यूस करने के लिए आप कारपेट यूज करते हैं, कर्टेन यूज करते हैं, सोफा कवर यूज करते हैं, साउंड बोर्ड यूज करते हैं या सीलिंग को आप कॉन्क्रीट से बनाते हैं। लास्ट टॉपिक का हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं, इसे आप ऑडिबल साउंड कहते हैं। यही रेंज ऑफ हियरिंग है। और इससे कम, अगर 20 हर्ट्ज से कम उसे इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड कहेंगे, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वो अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड होगा। और ये एवरेज वैल्यू है, छोटे बच्चे थोड़ा ज्यादा सुनते हैं। इसके बाद कहां पे यूज है अल्ट्रासाउंड का, आप फ्लॉक को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, आप क्लीनिंग के लिए करते हैं, आप बॉडी के इंटरनल पार्ट को का इमेज ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। वो अल्ट्रासोनोग्राफी है जब आप रेस्ट पार्ट का लेते हैं, और इकोकार्डियोग्राफी जब आप हार्ट का लेते हैं। इसके बाद सोनर है एक apparatus जो साउंड नेविगेशन, इसका फुल फॉर्म है, ये लोकेट करता है अंडर वाटर बॉडीज को। और इसके बाद आप देखिए कि इको लोकेशन में इसका यूज किया जाता है। मींस कुछ एनिमल है जो अल्ट्रासाउंड ही प्रोड्यूस करता है और उसी का रिफ्लेक्शन से वो पता करते हैं कि उधर मतलब उधर जाना सेफ है या नहीं है। बस यही सारा कुछ है आपका एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे।